गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ मानचित्र के अंतर्गत चीन की विशेष जो फिजिकल और पॉलिटिकल विचार हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और साथ में समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग एशिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पूर्वी एशिया की चर्चा प्रारंभ किए हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि पूर्वी एशिया का जो सामान्य परिचय है, अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं, इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आज इसी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र जिसका नाम है चीन, इसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए समझते हैं चीन के विषय में। यहाँ पर अगर हम बात करें कि चीन का जो पूरा नाम है तो चीन गणतंत्र है, ठीक है। फिर इसका जो स्थिति है अर्थात लोकेशन 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 54 डिग्री नॉर्थ तक है और 74 डिग्री पूरब से लेकर के 135 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार 21 से लेकर के 54 और इसका जो देशांतरी विस्तार है यह 74 से लेकर के 135 है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल 9.5 मिलियन है और यहाँ की जो जनसंख्या है यह लगभग 140 करोड़ है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है यह करीब 152 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की 382 है। राजधानी अगर हम देखें तो इसकी बीजिंग है और यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें ह्वांगहो है, यांगसी है और सिकियांग है। यहाँ का जो मुख्य नगर है यह संघाई है, बीजिंग है, वुहान है, शेनयांग है और कैंटन है। तो यहाँ पर इसके विषय में आप चाहें तो मैपिंग के माध्यम से यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है बीजिंग का राजधानी नगर है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है अर्थात इस तरफ से अगर आप देखें यहाँ से लेकर के इधर तो और साथ में इसका देशांतरी विस्तार इस तरफ से है, तो आप इसको लोकेट यहाँ पर कर सकते हैं। और यहीं पे दिया है कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं इसमें ह्वांगहो है, यांगत्ची है और सिकियांग है। साथ में यहाँ पर कई प्रमुख नगर है जिसमें संघाई आपको मिलता है, बीजिंग मिलता है और भी कई प्रमुख नगर है जिसकी चर्चा यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम बात करें आगे तो इसका जो लोकेशन है इसके विषय में अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है यह 74 डिग्री अर्थात देशांतरी विस्तार 74 डिग्री ईस्ट से प्रारंभ होता है और 135 डिग्री ईस्ट तक है, अर्थात 61 डिग्री इसका देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितना है? 61 डिग्री। जबकि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह 21 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और 53.5 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, अर्थात 32 डिग्री 5 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पर एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह कम है और देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग यह डिस्कस करते हैं और समझते भी होंगे कि 1 डिग्री अगर हम अक्षांशीय विस्तार पे मूव करते हैं तो लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है और इसी प्रकार अगर 1 डिग्री देशांतरी विस्तार पर हम मूव करते हैं तो भी 111 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस कवर होता है। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार तो मात्र 32 डिग्री 5 मिनट है और देशांतरी जो विस्तार है 61 डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद आप जब देखेंगे तो चाइना का पूरब पश्चिम का जो विस्तार है यह कम है, जबकि चाइना का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है ये ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि जो अक्षांशीय विस्तार है यह 111 किलोमीटर जो मिलता है यह इक्वेटर में मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से उत्तर की तरफ जाते हैं इसके मध्य की दूरी घटती चली जाती है। इसलिए देशांतरी विस्तार अधिक होने के बावजूद इसका अगर हम किलोमीटर में रेंज देखेंगे तो लगभग 5000 है और अक्षांशीय विस्तार जिसका मात्र 32.5 डिग्री है, इसका अगर हम किलोमीटर में विस्तार देखें तो करीब करीब 5400 किलोमीटर मिलता है। यहाँ पर और भी बातें हैं, जैसे इसके उत्तर में मंगोलिया है तथा रूस है
और पूरब में कौन है, जापान का सागर है, पीला सागर है, और पूरब में जो है चीन सागर है जो इसके तटों को छूता है। साथ में अगर बात करें दक्षिण पर कौन है, तो दक्षिण चीन सागर है, हिंद चीन सागर है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान इसकी सीमाओं को बनाता है। और अगर पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब राष्ट्र यहाँ पर मिलते हैं। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इधर मंगोलिया है, रसिया है, रसिया वाला ए भी सेक्शन है। फिर यहाँ पर अगर आप पश्चिम में देखें तो यहाँ पर सब किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, फिर यहाँ पर भारत का भी बॉर्डर आ जाता है। इसी प्रकार नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भूटान मिलता है, म्यांमार मिलता है, थाईलैंड मिलता है, तो ये सब राष्ट्र यहाँ पर मिलते हैं। और अगर सागरों की बात करें तो यहाँ पर देखो येलो सागर है, फिर यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, ये सब सागर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं। तो यही सब तथ्य जो हमको ध्यान में रखना होगा। अगर हम आगे बात करें तो इसका जो आकार है, आकार यहाँ पर देखिए, इसका जो पूरब पश्चिम विस्तार है यह लगभग 5000 किलोमीटर है। अर्थात यहाँ पर जो इस तरह से इसका विस्तार है ए वाला, जिसको हम कह रहे हैं देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार अभी अभी हमने देखा है यहाँ पर प्रारंभ में कि देशांतरी विस्तार लगभग 61 डिग्री है, लेकिन फिर भी किलोमीटर है मात्र 5000 है। जबकि जो अक्षांशीय विस्तार है यह कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह 5417 अर्थात 5418 किलोमीटर है। जबकि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह आपको कितना मिला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विस्तार जो है 32.5 है। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार कम है, लेकिन इसके बावजूद इसका किलोमीटर अधिक है। इसके पीछे कारण ये है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे इसका सर्वत्र इनके मध्य की दूरी बराबर होती है, जबकि देशांतर इक्वेटर पर दूरी अधिक होती है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं दूरी घटती चली जाती है। तो यहीं पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इक्वेटर काफ़ी नीचे है, यहाँ से जब आप चाइना की तरफ जाते हैं तो यह उत्तर जा रहे हैं। ऐसे में दो देशांतरों के मध्य में आप देखिए, यहाँ पर दो देशांतर के मध्य की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे तो इनके मध्य की दूरी बढ़ती चली जाती है। यही बात है, इसीलिए यहाँ पर अगर देखें, ये जो आपको मिलता है ये मिलता है 5000 किलोमीटर, और जबकि इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये कितना मिलता है, 5400 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके मध्य में। साथ में अगर बात करें कि इसका कुल एरिया कितना है, तो 9.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और यह धरती का लगभग 1/14वां भाग कवर करता है। चीन का जो क्षेत्रफल है रूस तथा कनाडा के पश्चात तीसरे नंबर पर आता है, और यह यूरोपीय महाद्वीप के इक्विवेलेंट इसका साइज है। अगर इसकी स्थलीय सीमा की हम बात करें तो लगभग 20,000 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की बात करें तो लगभग 14,000 किलोमीटर यह तट रेखा बनाता है। स्थल सीमा और तट सीमा का अंतर होता है, इसको आप स्पष्ट रखिएगा। जैसे ये जो सीमाएं हैं ये कैसी सीमाएं हैं, ये तट सीमा है, और स्थल सीमा का तात्पर्य है कि इधर की जो ये सब सीमाएं हैं ये सब कैसी सीमाएं हैं, ये सब तट की सीमाएं, स्थल सीमाएं हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि जो स्थल सीमाएं हैं ये 20,000 हैं, जबकि तट सीमाएं लगभग 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। साथ में अगर बात करें चीन का जो धरातल है अर्थात फिजियोग्राफी ऑफ चाइना, तो इसको हम कई क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। एक चाइना का सेक्शन है जिसको कहते हैं पूर्वी क्षेत्र, अर्थात ईस्टर्न जोन चाइना का। तो चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको 10 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया है, 10 उपभागों में बांटा गया है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए, हर राष्ट्र के विषय में कंप्लीट जानकारी हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने यूएस के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम चाइना के विषय में भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न प्रासंगिक तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं हिमालय, भारत और तिब्बत से सटा हुआ है। तो यहाँ पर जो 10 उप क्षेत्र हैं पूर्वी सेक्शन में चाइना के, यहाँ पर सबसे पहला, अच्छा पूर्वी सेक्शन कहाँ पे होगा, पहले तो इसे आप देख लीजिए। पूर्वी सेक्शन की अगर हम बात करें, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका पूर्वी सेक्शन होगा। कौन होगा, ये पूर्वी चाइना का पार्ट है, इसी में बात कर रहा है। सबसे पहले हमको मिलता है मंचूरियन का मैदान। ये जो मंचूरियन का मैदान है, अगर इसके विषय में देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग में जो नदी है इसका नाम है सुंगारी नदी। क्या नाम है, सुंगारी नदी, और इसकी सहायक नदियां हैं। तथा दक्षिण भाग में जो नदी है उसका नाम है लियाओ नदी। यह ध्यान रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र का जो सबसे पहला उप क्षेत्र है उसका नाम है मंचूरियन का मैदान।
जिसमें जो दो नदियों के द्वारा बनाया गया है, एक है सुंगारी नदी और एक है लियाओ नदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है सिंगोरी नदी और नीचे की तरफ है लियाओ नदी। तो इन दोनों नदियों के द्वारा यहाँ पर मंचूरिया का मैदान निर्मित किया गया है। साथ में आप देखेंगे उसी मंचूरिया के मैदान के जस्ट दक्षिण और पूरब में एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसका नाम है चांगबाई पर्वत। तो जो चांगबाई पर्वत है, यह मंचूरिया के दक्षिण पूर्व में श्रेणियों की श्रृंखला चांगबाई, चांग कंगसाई तथा वांटा पर्वत है। इन्हें जोड़ते हुए समूह को चांग बाई सान कहा जाता है। अर्थात कई पार्ट हैं और इनको मिला करके एक नाम बनता है जिसका नाम है चांगबाई पर्वत है। और इसका जो अर्थ है ये होता है सदैव श्वेत पर्वत, क्योंकि यहाँ पर अक्सर अगर देखें तो हिमाच्छादित सतह रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फार एवर व्हाइट माउंटेन। जैसे हिमालय है, हिमालय भी आपका एक प्रकार से हिमाच्छादित रहता है, लेकिन हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वही हिमाच्छादित रहती हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है पाईटाओ, और पाईटाओ की जो ऊंचाई है ये है 2750 मीटर और यह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पर एक सुंदर क्रेटर है, जैसे भारत का अगर हम देखें लोनार झील जो महाराष्ट्र में है वो भी एक क्रेटर झील है, उसी प्रकार चांगबाई पर्वत श्रृंखला में भी एक क्रेटर झील है। ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। और चांगबाई कहाँ पर है ये भी यहाँ पर मैप में अगर आप लोकेट करें तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखिए ये मंचूरिया का मैदान है। मंचूरिया के मैदान के दक्षिण और पूरब में ये जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला का नाम है चांगबाई माउंटेन। तो ये स्पष्ट ध्यान रखिएगा कि जो चांगबाई माउंटेन है यह मंचूरिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम मंचूरिया का नहीं बल्कि चांगबाई की सबसे ऊंची चोटी है 2750 मीटर। साथ में अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर उत्तरी चीन का जो मैदान है, यहाँ पर इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये लगभग 50 मीटर है। यहाँ का जो धरातल है ये समान रूप से फैला हुआ है अर्थात प्लेन है। ह्वांगहो अर्थात मुख्य नदी ह्वांगहो है तथा हुआई नदियाँ द्वारा तलछट के निक्षेप से यह मैदान बना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ह्वांगहो तथा हुआई नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नदी, इस नदी का नाम ह्वांगहो और इसी की एक नदी है जिसका नाम है हुआई। तो ह्वांगहो और हुआई नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोएस प्रदेश में बहने के कारण विशाल मात्रा में यह चूंकि नदी जिस क्षेत्र से गुजरती है, जिस क्षेत्र से आती है, वह क्षेत्र लोएस का मैदान है। तो लोएस मैदान के क्षेत्र से यह नदी गुजरती है, इसलिए विशाल मात्रा में नदियाँ जो हैं निक्षेपण करती हैं, निक्षेप का ला करके जमाव करती हैं और इसलिए यहाँ पर 25 लाख वर्षों में लगभग 800 से 1000 मीटर मोटी तह जम गई है। ये बात हमको स्पष्टतापूर्वक ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये गल्फ ऑफ पोहाओ है। क्या है? गल्फ ऑफ पोहाओ है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर बात करें, अगला जो मैदान है इसका नाम है लोएस का पठार है। ये जो लोएस का पठार है यह उत्तरी चीन मैदान तथा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों के मध्य में फैला हुआ है। इसका दो भाग है, उत्तरी भाग जो महान चीन की दीवार से घिरा हुआ है और दक्षिणी जो सीमा है यहाँ पर सैंसी में सिनलिंग पर्वत से घिरी हुई है और इसकी ऊंचाई जो औसत है ये 1400 से लेकर के 1700 मीटर तक है। यहाँ पर नर्म लोएस में कटाव तीव्र है और नदियाँ यहाँ पर जो हैं 100 से 200 मीटर गहरी घाटियाँ बनाती हैं। क्योंकि लोएस का पठार है, यहाँ की चट्टानें काफ़ी कोमल हैं, इसलिए नदियाँ यहाँ पर गहरी गहरी घाटियों का फॉर्मेशन करती हैं और यहीं से देखिए ह्वांगहो नदी भी गुजरती है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर है इसको भी आप मैप में यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि इसके एक तरफ जो मैदान है यहाँ पर, ये देखिए सिनलिंग माउंटेन है। क्या है? सिनलिंग माउंटेन है। और इसके एक तरफ जो मिलता है, यहाँ पर एक तरफ सिनलिंग माउंटेन है और उत्तरी भाग में क्या है? चीन की विशाल दीवार है। चीन की जो महान दीवार इस तरफ आपको मिलती है यहाँ पर, और इसी के मध्य में जो ये क्षेत्र है ह्वांगहो का, यहीं पर आपको मिलता है आपको क्या? लोएस का मैदान। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। फिर अगर आगे हम बढ़ें
यहाँ पर है एक पहाड़ी जिसका नाम है सांतुंग की पहाड़ियाँ। इस सांतुंग की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? ये पहाड़ियाँ जो हैं चिचली की खाड़ी अर्थात इसी को कहते हैं पोहाई। स्पष्ट रखिएगा कि पोहाई की जो खाड़ी है इसी को कहते हैं चिचली की खाड़ी। पोहाई कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, ये है पोहाई और इसी को कहते हैं चिचली की खाड़ी। तो यही की बात कर रहा है कि जो पोहाई है या चिचली की खाड़ी है तथा पीला सागर। पीला सागर का मतलब यहाँ पर है ये वाला जो पार्ट है ये है येलो सी, ये है पीला सागर। तो इन्हीं दोनों के मध्य में बात कर रहा है कि एक तरफ है पीला सागर और एक तरफ पोहाई की खाड़ी। इसी के मध्य में मिलती है कौन सी पहाड़ी? सांतुंग की पहाड़ी। तो सांतुंग की पहाड़ी कहाँ पर है ये आपको स्पष्ट रखना है। एक तरफ पोहाई और एक तरफ है येलो सी और इन्हीं दोनों के मध्य में अगर हम बात करें तो हमको देखने को क्या मिलता है? ये संरचना देखने को मिलती है। थोड़ा सा यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर लगता है ये सेव नहीं हुआ है इसलिए डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये है पोहाई और एक तरफ है येलो और यहीं पर जो पहाड़ी है इसी पहाड़ी की ये चर्चा कर रहे हैं। ये जो पहाड़ी है इसी का नाम क्या है? सांतुंग की पहाड़ी। यह किसके किसके मध्य? पोहाई तथा पीला सागर के मध्य में। यहाँ पर अगर बात करें कियाओ लाई मैदान इसे जो है दो भागों में बांटता है। एक भाग होता है पूर्वी और एक भाग है पश्चिमी। पूर्वी भाग जो है यह 500 मीटर ऊंचा है तथा खाड़ी चिहली तथा पीले सागर द्वारा घिरा हुआ है। पूर्वी भाग एकदम किनारे पर है, तट पर है और यहाँ पर कुछ शिखर पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 800 से 1000 मीटर है और जो लाओ पर्वत है जिसकी ऊंचाई 3230 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी भाग कम ऊंचा है और सबसे ऊंचा शिखर जो पश्चिम भाग का है ये है ताई माउंटेन जिसकी ऊंचाई 1700 मीटर है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ पर दो भाग है, एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। इसी के विषय में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। फिर आगे बात हो रही है सिनलिंग माउंटेन की। अब सिनलिंग जो माउंटेन है यह एक विषम प्रदेश है। सिनलिंग माउंटेन कहाँ पर है ये भी पहले आप मैप में देख लीजिएगा। तो ये जो आपको सेक्शन है ये देखने को मिलता ये है सिनलिंग माउंटेन, इसी के विषय में डिस्कस हो रहा है। तो यह एक विषम प्रदेश है जो कि कांसू से होनान तक है। कहाँ तक फैला है? कांसू से होनान तक फैला हुआ है। यह जो पर्वत है यह तिब्बत पठार का सबसे ऊंचा है लेकिन पूर्व माना जाता है। पूर्व मतलब है इसका स्थिति ईस्ट में है और ऊंचा है। तो तिब्बत का पठार कहाँ है ये भी आप देखिएगा। ये प्लेटू ऑफ तिब्बत है। ये प्लेटू ऑफ तिब्बत का पूर्वी सेक्शन है और पूर्वी सेक्शन का यह सबसे ऊंचा पार्ट है। इसी के विषय में यह डिस्कस कर रहा है। साथ में अगर बात करें इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक देखने को मिलती है और सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है ताईपाई जिसकी ऊंचाई है 4491 मीटर जो पश्चिम में स्थित है। अर्थात इस सिनलिंग माउंटेन के पश्चिम में स्थित आपको मिलती है यह चोटी। फिर अगला जो यहाँ का उप प्रदेश है इसका नाम है जैचवान। जैचवान को ही कहते हैं सिचुआन बेसिन। क्या कहते हैं? सिचुआन बेसिन और इसी को कहते हैं जैचवान बेसिन। तो दोनों इसी के नाम है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं करना है। फिर यहाँ पर अगर बात करें हम सैचवान की या जेचुआन की, ये कहाँ पर है ये भी हमको ध्यान रखना। तो ये देखिए, तो हम लोग इसी पूर्वी सेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग मंचूरिया वाला सेक्शन बात किए, फिर यहाँ की पहाड़ी की बात किए, फिर यहाँ पर इस मैदान का बात किए हैं, फिर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसके विषय में सिचुआन बेसिन के विषय में। तो इसी की चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। ये जो सिचुआन बेसिन है अगर इसके विषय में देखा जाए तो इसे लाल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है पश्चिम तथा उत्तर में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम तथा उत्तर में ऊंचे पर्वतों की कगार से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा स्पष्ट तरीके से, इसके उत्तर में भी और पश्चिम में भी ऊंचे पर्वत हैं। इसके आप उत्तर में देखिएगा यहाँ पर सिनलिंग माउंटेन है और इधर देखिए इधर भी आपको माउंटेन देखने को मिलता है। तो उत्तर में भी माउंटेन है और पश्चिम में भी माउंटेन है। साथ में अगर यहाँ पर बात करें कि इसे उत्तरी ठंडी हवाओं से बचाते हैं, स्पष्ट तरीके से जब उत्तर में इसके पर्वत है सिंगलिंग माउंटेन
तो सिंगलिंग माउंटेन क्या करता है, जब साइबेरिया की तरफ से कोई हवा चलती है, ठंडी हवा, तो उस हवा को आने नहीं देता है, इस हवा को इधर से आने में यहाँ पर ये माउंटेन रोक देता है। साथ में अगर आप बात करें सर्दियों में अन्य दक्षिणी चीनी क्षेत्रों से यह स्थान क्या रहेगा, गर्म रहेगा। जब साइबेरिया की ठंडी हवा आएगी नहीं तो यह वास्तव में गर्म ही रहेगा। और ढलानों पर जो है नदी वेदिकाएं मिलती हैं। और यह जो प्रदेश है यह चावल का कटोरा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है चावल का कटोरा चाइना में कौन है, तो यही जैचुआन बेसिन है या सिचुआन बेसिन है। और इन ढलानों का जो कोण है यह 45 डिग्री का है, यहाँ वेदिकाएं बनाई गई हैं। साथ में अगर अगला हम उप क्षेत्र की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण पूर्वी जो चीन की पहाड़ी है इसके अंतर्गत अगर देखें तो तंग तट रेखा है। और यह मानसून पर्वतों को रोककर भारी वर्षा कराती है। मानसून को रोक करके क्या करती है, भारी वर्षा कराती है। और तट के निकट कई द्वीप हैं तथा मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये कहाँ पर है इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसी वाले पार्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर देखें यहाँ पर दक्षिणी जो पूर्वी पर्वत पार्ट है और यह कैसा है, यह मानसून को रोकता है और भारी वर्षा कराता है। साथ में अगर हम आगे बात करें तो अगला जो उप सेक्शन है 9 नंबर का, यह है मध्य तथा निचले यांगत्सी का मैदान। ये जो यांगत्सी का मैदान है इसको पहले आप मैप में लोकेट करें। यांगत्सी का मैदान कहाँ पर है पहले इसको आप देख लीजिए। अगर हम बात करें ये है यांगत्सी और इसी के द्वारा यांगत्सी का मैदान बनता है A1। ये जो नॉर्थ वाला प्लेन है या ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है यही यांगत्सी नदी के द्वारा बनाया जाता है। यांगत्सी नदी जो है यह जलोढ़ मैदान तलछट के निक्षेप से बना है और ये मैदान जो है 50 मीटर से कम ऊंचे हैं। कहीं कहीं कोई पहाड़ी मिलती है। और यांगत्सी जो नदी है कई सहायक नदियों के साथ कई झीलों से गुजरती है। साथ में अगर हम बात करें नानसान का जो माउंटेन है इसे हम एक नाम और देते हैं और इसे कहते हैं नानलिंगसान। तो नानसान को दूसरा नाम दिया जाता है नानलिंगसान, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये है नानसान का माउंटेन। यह इसका 10वां उप पार्ट है, किसका, जो ईस्ट चाइना वाला सेक्शन है। साथ में इसे अगर हम बात करें ये पर्वत जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और इन श्रेणियों की ऊंचाई लगभग 1700 मीटर से 2200 मीटर तक देखा जाता है। यहाँ छोटा समतल मैदानी क्षेत्र है जिसमें चूकियांग डेल्टा भी सम्मिलित है। तो यह जो अभी तक जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं यह सब पूर्वी चाइना के विषय में था जो 10 उपभागों में वितरित है। फिर आगे हम बात करें जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है चाइना का। अब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसको 3 उपभागों में बांटा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला भाग है जिसका नाम है यूनान बैचो उच्च मैदान। ये कहाँ पर है इसको पहले हम मैप में लोकेट करते हैं। यह पर है यूनान का एक प्लेटू है और यही यूनान का प्लेटू से यहाँ पर बनता है जो बेसिन या जो मैदान बनता है, इसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है या इसी के विषय में यहाँ पर डिस्कशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें यूनान का उत्तरी भाग है तथा पैचेओ का पश्चिमी भाग शामिल किया जाता है और जो समस्त क्षेत्र एक कटा फटा है, इसलिए यूनान एक पठारी क्षेत्र है जिसमें ऊंचे नीचे उच्च प्रदेश हैं। पूर्वी भाग में काष्ठ भूमि है अर्थात चूना क्षेत्र है। इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पर चूना क्षेत्र है जिसमें बहुत से कह सकते हैं होलरंध्र अर्थात जिसमें युवाला है, दरारें हैं, होल छिद्र हैं, घाटियां हैं, भूमिगत नदी मिलती हैं, अर्थात जितने भी बात करें कास्ट टोपोग्राफी हैं वो सारी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा कि चाइना के किस सेक्शन में कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, तो वह चाइना का दक्षिण पश्चिम का सेक्शन है अर्थात युआन पैचो का उच्च मैदान। ये कास्ट संरचना से निर्मित है और यहीं पर कास्ट प्रकार की टोपोग्राफी देखने को मिलती है। अगर अगला हम उप क्षेत्र की बात करें इसमें तो इसमें है साइदम बेसिन और साइदम बेसिन को ही एक और नाम देते हैं, इसी को कहते हैं क्वेदम बेसिन। आपसे साइदम बेसिन या क्वेदम बेसिन पूछा जा सकता है। यह दक्षिण में कुनलुन तथा उत्तर में अलसियान ताक के मध्य में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, ये है क्वेदम बेसिन और इसी के यहाँ पर अल्तुनसान इधर है और इधर है कुनलुन।
तो कुल्लुन अल्तुनशान के मध्य में स्थित है हमारी यह क्वेदम बेसिन, ये हमको ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें, यह एक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है जहाँ कई गर्त झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। साथ में ये झीलें जो हैं ये सिकुड़ती फैलती रहती हैं। ठंडी के समय में टेम्परेचर घटता है तो सिकुड़ती हैं, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य है जब वर्षा होता है यहाँ पर जल भर जाता है अर्थात इनका फैलाव होता है, और जब शुष्क ऋतु आती है तो इनका क्षेत्रफल घट जाता है अर्थात ये झीलें सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। यहाँ पर अगर बात करें, अयाग कुमकुल सबसे बड़ी झील है और यह बेसिन एक मरुस्थल है जहाँ कई बंजर क्षेत्र देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तिब्बत का पठार भी इसी सेक्शन में आता है और तिब्बत के पठार के विषय में इसने जो है चीन के लगभग 25% स्थल भाग को ढका हुआ है, अर्थात चीन का जो 1/4 हिस्सा है यह तिब्बत के पठार में घिरा हुआ है। यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 4000 से लेकर के 5000 मीटर तक हैं और कुछ हैं जो 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक ऊंची। दक्षिण में यह हिमालय तथा उत्तर में कुनलुन के मध्य में स्थित है। आप इसको मैप में पहले देख लीजिए, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, यह है तिब्बत का पठार और इसके एक तरफ आप देख रहे हैं कुनलुन माउंटेन है और एक तरफ हिमालय। तो हिमालय और कुनलुन के मध्य में स्थित है तिब्बत का पठार। इसी के विषय में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। ये दोनों पर्वत पश्चिम में अत्यंत निकट आ जाते हैं। पश्चिम में कहाँ जाते हैं? अत्यंत निकट आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पश्चिम में कुनलुनशान और हिमालय दोनों जाके आपस में क्या होते हैं, जैसे लगता है मिल जाएंगे। यही कह रहा है एकदम पास में आ जाते हैं तथा पामीर गांठ पर मिलते हैं। वैसे जितनी भी पर्वत संरचनाएं हैं यहाँ पर सब पामीर गांठ से ही निकलती हैं, जिसमें तियानशान है, कुनलुन है और हिमालय है। और उधर देखते हैं जो पाकिस्तान की तरफ चलती है तो उधर है सुलेमान है, किरथर है, वो सब श्रेणियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सब कह सकते हैं जो पामीर की गांठ है यहाँ से देखिए इधर भी जाती है, तियानशान है, कुनलुन है, हिमालय है, फिर इधर आप देखिए सुलेमान है, हिंदुकुश है, ये सब श्रेणियाँ यहाँ से कई दिशाओं में फैली हुई हैं। साथ में अगर बात करें, इसका पूर्वी भाग खुला हुआ है तो ठीक ही है। फिर पठार पर कई झीलें भी विद्यमान हैं जिनमें कई छोटी नदियां भी मिलती हैं या मरुस्थल के आंतरिक जल प्रवाह का। ये सारी चर्चाएं इसके विषय में, तिब्बत के पठार के विषय में थी। यहाँ पर जो अगला चाइना का सेक्शन है उसका नाम है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। अब अगर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के विषय में हम डिस्कस करें तो यहाँ पर मिलता है तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन तथा तियानशान पर्वत तक यह फैला हुआ। तो पहले इसको आप देख लीजिए, तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन और तियानशान, ये सेक्शन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको मिलता है जुगेरियन बेसिन, ये है तारिम बेसिन और यहाँ पर मिलता है तियानशान। ये जो सेक्शन है यही सेक्शन की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर लिखा है तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन और तियानशान। तो सबसे पहले डिस्कस होता है तारिम बेसिन की। तारिम बेसिन के विषय में अगर डिस्कस किया जाए, यह तिब्बत बेसिन की अपेक्षा 1000 मीटर नीचा है, अर्थात काफ़ी यह लोलैंड एरिया है और यह दक्षिण में कुनलुनशान तथा उत्तर में तियानशान के मध्य घिरा हुआ है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं, इसकी एक तरफ है कुनलुनशान और एक तरफ है तियानशान, के मध्य में यह घिरा हुआ है। साथ में पामीर जो है यह पश्चिम में स्थित है और मध्यवर्ती बेसिन तकला मकान क्षेत्र से घिरा हुआ है, अर्थात इसकी एक तरफ तकला मकान भी है। ये भी हमको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं पर ये देखने को मिलता है टकला मकान का डेजर्ट है, ये तकला मकान का डेजर्ट, ये भी यहाँ पर स्थित है। साथ में अगर बात करें, यहाँ पर यह विश्व का सबसे अधिक वीरान मरुस्थल माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे अधिक वीरान मरुस्थल किसे कहते हैं, तो वह यही तारिम बेसिन वाला सेक्शन है। इस बेसिन के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये जो बेसिन है तारिम बेसिन का, इसके दक्षिण पूर्व भाग में एक झील स्थित है जिसका नाम है लोपनोर। क्या नाम है? लोपनोर। और इसका पानी खारा है। इसको भी आप देखिए, यहीं पर आपको देखने को मिलता है एक झील जिसका नाम है लोपनोर। यह तारिम बेसिन और इसके दक्षिण और पूर्व में मिलता है एक झील जिसका नाम है लोपनोर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर यहां पर है जुंगेरियन बेसिन। अब जुंगेरियन बेसिन के विषय में अगर डिस्कस किया जाए
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक बेसिन है। यह जो बेसिन है इसके दक्षिण में है तियानसान है और उत्तर में जो है अल्ताई माउंटेन है। कौन है अल्ताई माउंटेन? इसको पहले आप मैप में देख लीजिएगा। इसके एक तरफ है अल्ताई माउंटेन, यहाँ पर मिलता है अल्ताई माउंटेन, और एक तरफ है तियानसान, और यहाँ पर है जुगेरियन बेसिन। मैप को बार बार देखना है कि जिससे हमको कुछ न कुछ तो याद हो ही जाए, जिससे हमारा एग्जाम में जो प्रश्न है वह वांछनीय तरीके से सही हो जाए। यह एक गर्त है जिसकी ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है और यह 300 से लेकर के 500 मीटर तक ऊंचा बेसिन है। यद्यपि सबसे नीची ऊंचाई समुद्र तल से केवल 200 मीटर यहाँ पर विद्यमान है। अगला जो हमको मिलता है ये है तियानसान। अब तियानसान आपने देखा है अभी, यह एक विषम पर्वतीय प्रदेश है और पश्चिमी तियानसान में अधिक नमी के कारण हिम नदियाँ मिलती हैं। पूर्वी तियानसान जो 4000 से लेकर के 5000 मीटर तक ऊंचा है तथा कई हिम नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और ऊपरी ढलानों पर चारागाह के सेक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो तियानसान कहाँ है ये भी आप देख लीजिए, ये है तियान। इसी के विषय में डिस्कशन किया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पर कुछ जल निकास की प्रणालियाँ हैं अर्थात ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चीन का जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर लगभग 50,000 छोटी बड़ी नदियाँ विद्यमान हैं और इनसे पूरा चाइना का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बनता है। ये नदियाँ मध्यवर्ती उच्च प्रदेश अर्थात तिब्बत के पठार से बाहर की ओर उत्तर दक्षिण पूरब चारों तरफ फैली हुई हैं और यहाँ पर आपको आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में ये नदियाँ जाकर के गिरती हैं। आंतरिक जो जल प्रवाह है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है चाइना में और यहाँ चीन के पूर्वी भाग में 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर कुछ जल प्रवाह हैं और कुछ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर जल प्रवाह प्रणाली की हम बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली मिलती है। इसके अंतर्गत आमुर नदी है, हांगहो नदी है, यांगसी सिकियांग है और सिकियांग नदी है। इनको आप चाहें तो मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ये आमुर नदी है, ये भी प्रशांत में जाकर के मिलती है। हांगहो ये भी जाकर के मिलती है, यांगत्ची भी जाके मिलती है, सिकियांग भी जाकर के मिलती है। तो ये सब नदियाँ जो है यह प्रशांत महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसी प्रकार अगर बात करें आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्र है अर्थात ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत यह बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार अगर हिंद महासागर की तरफ की हम बात करें तो हिंद महासागर की तरफ ब्रह्मपुत्रा प्रमुख रूप से है और यही ब्रह्मपुत्रा है जो तिब्बत के पठार की तरफ इसका नाम रखा जाता है सांगपो। अगर हम आगे बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली भी देखने को मिलती है और आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी नदियाँ हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसमें सिकियांग है, मंगोलिया की आंतरिक नदियाँ हैं और ये सब नदियाँ प्रमुख झीलें जो यहाँ पर हैं इनका नाम है कोकोनार तथा लोपनार, यहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती हैं। ये चर्चाएं हैं जो हमको ध्यान में रखनी होनी। फिर अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसके विषय में डिस्कशन आवश्यक है। जैसे दक्षिणी भाग में सी नदी है और सी नदी का ही प्राचीन नाम क्या है, सिकियांग है। इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, यूनान के पठार से होता है। आप पहले इस नदी को देख लीजिए कहाँ पर ये विद्यमान है। ये जो नदी है यही आपकी सिकियांग नदी है। ये पहले आप देखिए, ये है सिकियांग नदी और इसी का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम इसका प्राचीन है, तो सी नदी। कहाँ से निकलती है, यूनान पठार के पूरब से इसका उद्गम होता है क्योंकि यहीं पर है यूनान का पठार। और कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है, तो जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में यह क्या करती है, अपने जल का विसर्जन करती है। तो यहाँ पर ये है साउथ चाइना सी, ये है सिकियांग और यह है यूनान का पठार। यूनान के पठार के पूर्वी भाग से निकलती है और साउथ चाइना सी में अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार जो यंग सिकियांग नदी है, अगर इसके विषय में डिस्कस किया जाए तो यह नदी सबसे बड़ी नदी है चाइना की और यह जो है तिब्बती उच्च पठार से निकलती है और सालवीन, मेक्यांग आदि नदियां इसके समानांतर में बहती हैं और यह जो नदी है पूर्वी चीन सागर में संघाई के निकट गिरती है और यह चाइना की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है टोटल 5490 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पहले हटाते हैं यहाँ से, ये आपकी नदी है यांगत्ची
और इसी यांगत्जे की बात कर रहा है। यहीं पर एक नगर है जिसका नाम है शंघाई। क्या नाम है? शंघाई। इसी नदी के विषय में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है कि जो यांगसिकियांग है, इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? साल्विन है, मिकांग है, और यहाँ पर जो तट पर प्रमुख नगर है इसका नाम है शंघाई नगर है। और यह कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है? तो पूर्वी चाइना सी में अपने जल का विसर्जन करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईस्ट चाइना सी। साथ में अगर बात करें हुआंगहो कुनलुन, तो हुआंगहो कुनलुन जो ओर्डस पठार अर्थात लोयस के मैदान से निकलती है, ध्यान रखिएगा, लोयस के पठार से निकलती है, काफ़ी ज़्यादा अवसाद को लाती है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े तटबंध बनाए जाते हैं। और यही तटबंध जब टूट जाते हैं किसी कारण से, बाढ़ के कारण, तो यहाँ पर भयंकर बाढ़ आती है, जिससे इसे कहते हैं सारो ऑफ चाइना। इसे चीन का शोक भी कहते हैं। किसे? इसी हुआंगहो नदी के। और इसी हुआंगहो नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, उसी मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? यह नॉर्थ आपका मैदान के अंतर्गत शामिल है। फिर आगे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ की जो जलवायु है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो जलवायु है यह वायु राशियों के विषय में पहले डिस्कस कर लेते हैं। चीन में कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है, अर्थात ऐसा कोई पर्वत संरचना नहीं है जैसी भारत की है, इसलिए यहाँ पर कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है जो उत्तर से आने वाली ठंडी वायु राशियों तथा दक्षिण की उष्ण आर्द्र वायु राशियों को रोक सके। क्योंकि अगर आप पूरे चाइना की बात करें तो इसके उत्तर और दक्षिण में कोई इस प्रकार से बहुत बड़ी पर्वत संरचनाएं नहीं है जो हवाओं को रोक सके। इसलिए यहाँ पर चीन की जो जलवायु है दोनों प्रकार की वायु राशियों की अंतरक्रिया का परिणाम है, अर्थात यहाँ पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशियों का मिलन होता रहता है सदैव। यहाँ पर शीतकाल में साइबेरियाई वायु राशि उत्तरी चीन पर चलती है। तो अगर आप उत्तरी चीन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई अवरोध है नहीं, तो इधर से जो साइबेरिया की हवाएं हैं ये अपना प्रभाव पूरा दिखाती रहती, और जब गर्मी का समय आता है तो इधर से हवाएं अपना पूरा प्रभाव दिखाती रहती। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर उत्तरी चीन पर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और एक शीत शुष्क वायु राशि यहाँ पर विद्यमान हो जाती है। उष्णकटिबंध प्रशांत महासागरीय वायु राशि दक्षिण की ओर से आती है। साथ में यह वायु राशि मंगोलिया तथा तिब्बत के पूर्वी भाग तक जाती है। साथ में यहाँ पर हुआई नदी के क्षेत्र में दोनों वायु राशियाँ मिल जाती। अभी अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि जो हुआंगहो नदी है, हुआंगहो और हुआई, इसी दोनों नदियों के द्वारा यहाँ पर आप देखिए हुआंगहो और हुआई, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये आपकी है हुआंगहो और यहाँ पर आपको मिलता है हुआई। तो हुआंगहो और हुआई यही नदियाँ हैं जहाँ पर आपको एक प्लेन मैदान देखने को मिलता है। और यही जो हुआई नदी है, इसी हुआई नदी के सेक्शन में उत्तर से जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं और दक्षिण से जो गर्म हवाएं हैं दोनों आकर के मिलती हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों वायु राशियाँ जो है मंगोलिया तथा तिब्बत के पूर्वी भाग तक जाती हैं तथा हुआई नदी के क्षेत्र में दोनों वायु राशियाँ क्या होती हैं? मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आगे डिस्कस किया जाए टेम्परेचर के विषय में, तो जो चीन का क्षेत्रीय विस्तार है बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के प्रभाव से जो जलवायु है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। चीन का जो विस्तार है यह उष्णकटिबंध से बाहर है, अर्थात यह उपोष्णकटिबंध के सेक्शन में देखने को मिलता है, और ग्रीष्म काल में उच्च तापमान पाए जाते हैं और शीतकाल में कठोर जलवायु भी मिलती है, अर्थात अत्यधिक ठंड जलवायु यहाँ की हो जाती है। शीतलहर भी काफ़ी ज़्यादा चलती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। चीन के अधिकतर भाग में लगभग 12 से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा मिलती है, और अधिकतर भाग जो होता है यहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे रहता है। झीलें तथा नदियाँ जम जाती हैं। जुलाई सबसे गर्म महीना होता है और ग्रीष्म काल में उच्च तापमान यहाँ पर मिलता है। अधिकतर भाग में जो टेम्परेचर ग्रीष्म काल में होता है यह 24 से लेकर के 32 डिग्री की समताप रेखा मिलती है। तो यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर 24 से 32 और ठंडी का टेम्परेचर ज़्यादातर 12 से 15, अर्थात यहाँ पर मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर होता है। लेकिन उत्तरी चाइना में टेम्परेचर माइनस में और दक्षिणी चाइना में टेम्परेचर प्लस में हमेशा रहता है। इसी प्रकार अगर बात करें शीत ऋतु का, तो जो हैनन है
हैनन में शिनलिंग सांग के दक्षिण में जनवरी का तापमान 0 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिससे हिमपात नहीं हो पाता है। और उत्तरी चीन में अगर देखें तो यहाँ पर शिनलिंग सांग के उत्तर में तथा उत्तरी भाग में तापमान कम होकर कि -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि शिनलिंग सांग के दक्षिण में अगर आप देखेंगे, दोनों को यहाँ पर लोकेट कर लीजिएगा, ये शिनलिंग सांग, इसके दक्षिण का टेम्परेचर प्लस में, और फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो उत्तरी वाला सेक्शन है जहाँ पर शिनलिंग सांग के उत्तर में, दोनों ध्यान रखना, इस शिनलिंग सांग के दक्षिण और शिनलिंग सांग के उत्तर, उत्तर में टेम्परेचर माइनस में और दक्षिण में टेम्परेचर प्लस में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यही जो शिनलिंग सांग है, यही एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहीं पर हुआई नदी भी है, और इसी के दोनों तरफ के टेम्परेचर में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो दक्षिण तथा उत्तरी चीन के मध्य तापमान बहुत कम होता है। कैंटन दक्षिण में और बीजिंग उत्तर में केवल 3 डिग्री टेम्परेचर तापमान यहाँ पर रहता है। साथ में अगर बात करें कि सबसे अधिक जो तापमान है यह यांगसी कियांग की घाटी के मध्य तथा निचले भाग में पाया जाता है। कई बार नामचिंग तथा कंसका में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और यहाँ की जो वर्षा है चाइना वाली, यहाँ पर चीन तुल्य बारिश होती है जलवायु प्रदेश की। यहाँ पर अगर आप देखें तो हांगहो जो नदी है इसके निचला भाग में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि हुआई नदी में 75, यांगत्सी घाटी में लगभग 100 और दक्षिण पूर्व में यह बारिश 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और अगर आप ज़्यादा आंतरिक भाग में जाते हैं तो वर्षा बहुत कम हो जाती है। तो स्वभावतः आप देखेंगे तट पर वर्षा ज़्यादा होगी, और तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्षा का मान घटता चला जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि जो हांगहो वाला है ये आपका 50 है, जबकि हुआई 75 है, यांगत्सी 100 है और सिकियांग के आसपास 200। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह तट से दूर है, यहाँ पर कम होगी, हुआई में और ज़्यादा होगी, यांगत्सी में और ज़्यादा होगी, सिकियांग में और ज़्यादा होगी, और तट पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। साथ में अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। एक समय था जब चीन का आधा भाग वनों से ढका रहता था, लेकिन आज यहाँ देश का केवल 1/10वां भाग वन से ढका हुआ है। इसके पीछे कारण है यहाँ पर औद्योगिकरण। यहाँ पर इतना ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ विकसित हुई हैं कि यहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थीं इनको यहाँ से समाप्त कर दिया गया, या तो उसका किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया गया है भू उपयोग के प्रतिरूप में, या फिर उन लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। अर्थात वन आज यहाँ पर लगभग 1/10 के सेक्शन पर केवल विद्यमान। मध्यवर्ती तथा दक्षिणी चीन में कृषि प्रयोग के लिए भूमि के लिए वनों को साफ कर दिया गया, और चीन के वनों में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं, और यहाँ लगभग 2500 से अधिक जातियों के पेड़ मिलते हैं। स्वभावतः आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई प्राकृतिक प्रदेश जिसका क्षेत्रफल बहुत विविध हो, अर्थात टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहती है तो वहाँ की वनस्पतियों में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, और यदि डाइवर्सिफिकेशन होगा तो वहाँ पर जो उस पर निर्भर अन्य स्पीसीज हैं उनमें भी विविधताएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती। फिर भी चीन के जो वनस्पत प्रदेश हैं इसके अंतर्गत अगर डिस्कस किया जाए तो शुष्क वनस्पतियाँ भी देखने को मिलती हैं। अर्थात जो चाइना का अगर पश्चिमी सेक्शन की बात करें, जहाँ पर ओर्डस है, गोबी का रेगिस्तान है, तकला मकान का मरुस्थल है, रेत स्तूप है, तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी, एक प्रकार से टेम्परेचर तो होता है लेकिन वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर शुष्क वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार अगर बात करें स्टेप क्षेत्र का, तो स्टेप क्षेत्र में भी 2 प्रकार की आपकी वनस्पतियाँ मिलती हैं, एक छोटी घास है और एक लंबी घास। छोटी घास स्टेप के मैदान अर्थात मंगोलिया, तिब्बत, सिकियांग आदि के सेक्शन में मिलती हैं, और जो छोटी घास हैं यह इसके पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में लंबी घासें देखने को मिलती हैं। तो छोटी घास के पूर्व वाला अर्थात जब आप तट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लंबी घासें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ मिश्रित वन भी हैं। अगर मिश्रित वन के विषय में हम देखें तो मंगोलियाई सीमा उच्च प्रदेशों में मिलते हैं, और यहाँ पर कोणधारी भी वन हैं, पतझड़ी वन भी हैं, और भूमि प्रयोग के लिए इनको क्या किया गया है, काट दिया गया, अर्थात इनकी बहुत ज़्यादा कटाई की गई है। यहीं पर नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो जितने भी शंकुधारी वृक्ष हैं इनका कटाव अत्यधिक मात्रा में किया गया।
और इसमें जो कुछ प्रमुख वृक्ष हैं इनका नाम है ओक है, एल्म है, मैपल है, चेस्टनट है, पाइन है, जूनिपर है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैचवान जो वनस्पति है, जैचवान आपने देखा है अभी सिचुआन बेसिन जो है, यहाँ पर पाइन है, साइप्रस है, बांस है, आदि प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। अर्थात जहाँ का जैसा क्लाइमेट वैसी प्रकार की वहाँ की वनस्पति। और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में कैसे मिलेंगे? कोणधारी वन मिलेंगे। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर भी आपको बांस है, पाइन है, पतझड़ी जैसे वन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ की मिट्टी के विषय में हम डिस्कस करें तो यहाँ की मिट्टियों में भी विविधता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सिनलिंग सांग है, सिनलिंग सांग में दो प्रकार की मिट्टी है, अर्थात उत्तर में पेडोकल है और दक्षिण में कौन है? पेडल्फर मिट्टी है। और मैदानी भाग में कैसी है? तो जलोढ़क मिट्टी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो भी पीडीएफ मटेरियल है हम पूरा आपको दे देंगे, आप इसको जितना चाहें डिटेल में पढ़ें। बस यहाँ पर हमारा बस उद्देश्य था कि आपके सामने एक जो एथेंटिक आंकड़ा है यह आपके सामने प्रस्तुत हो सके और आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहें इसको परिमार्जित करने का प्रयास। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।